2002 में धीरूभाई अंबानी के डेथ के बाद अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच रिलायंस एम्पायर के ओनरशिप को लेकर बहसबाजी होने लगी थी। दोनों ही अपने तरीके से रिलायंस को चलाना चाहते थे। धीरे धीरे ये बात जब पब्लिक में भी आने लगी तो इसी लड़ाई को रोकने के लिए फिर उनकी माता कोकिलाबेन अंबानी को रिलायंस का दोनों के बीच बंटवारा करना पड़ा, जिसमें छोटे भाई अनिल अंबानी को मिले टेलीकॉम, एंटरटेनमेंट, पावर और फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस, और बड़े भाई मुकेश अंबानी को मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज और IPCL। हालांकि अनिल अंबानी को रिलायंस कम्युनिकेशन बंटवारे में मिला था, लेकिन वो मुकेश अंबानी ही थे जिन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन को शुरू किया था। उन्होंने ही इंडिया में सस्ते कॉल रेट्स का नया दौर शुरू किया था और फिर उन्हीं के चलते बाकी कंपटीटर्स को भी अपना कॉल रेट कम करना पड़ा था। बट सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अनिल अंबानी उस समय रिलायंस कम्युनिकेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी नहीं हुआ करते थे। ये जानते हुए भी उनको ये कंपनी बंटवारे के समय सौंप दी गई थी। मुकेश अंबानी और एक टेलीकॉम कंपनी ना शुरू कर दे, इसीलिए जायदाद के बंटवारे के वक्त जो एग्रीमेंट बना था ना, उस पे एक नॉन कम्पीट क्लॉज का प्रावधान भी डाल दिया गया था। पर जब जैसे समय बीतता गया, 2010 में जैसे ही उनका एग्रीमेंट वॉइड हुआ, मुकेश अंबानी ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड नाम के एक फर्म से 96% की स्टेक खरीद ली, जो कि उस टाइम का एकमात्र ऐसा फर्म था जिसने 22 जोन का 4G स्पेक्ट्रम जीत लिया था। मुकेश अंबानी ने इसी कंपनी को ही खरीद लिया था और उसे एक नया नाम दिया, जियो। यार, उनके जज्बे और विजन को मानना पड़ेगा, क्योंकि जब इंडिया के आधे से अधिक लोगों को 3G ही क्या है पता नहीं था, तब से ही वो अपने 4G के नेटवर्क को कैसे सफल बनाए उसमें लग गए थे। मुकेश अंबानी को अपने पूर्व अनुभव से इतना तो पता चल गया था कि वो इतने तो काबिल हैं कि जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स हैं ना, वो इतने कुछ खास नहीं है और वो उनसे अच्छा सर्विस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे सकेंगे। उन्हें पता है कि आज के डेट में टेलीकॉम एक हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है और वो इस बिजनेस के पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं। इंडिया में हर एक टेलीकॉम कंपनी अपने यूजर से लगभग 150 से लेके 170 रुपए महीने के कमाती है और जियो अपने डिफरेंट टैरिफ रेट और फीचर के वजह से हर एक यूजर से ऑन एंड एवरेज 250 से लेके 270 रुपया तक कमाने वाली है। अगर आप एक टेलीकॉम कंपनी हो तो ये आपको पता ही होगा कि नेक्स्ट सबसे बड़ा मूवमेंट इंटरनेट होने वाला है। वॉइस में ज्यादा कुछ रखा नहीं है, क्योंकि लगभग 80% पॉपुलेशन के पास मोबाइल फोन मौजूद है। फ्यूचर में इंटरनेट प्रोवाइड करके ही आप गेम में टिक सकते हैं। आपके पास जब मोबाइल में डाटा है तो आप व्हाट्सएप से लेके फेसबुक तक सब चला सकते हैं। इसीलिए जियो अपने यूजर्स को अनलिमिटेड 4G डाटा देके उनको मन ही मन प्रिपेयर कर रही है ताकि वो आगे ज्यादा स्पेंड कर सके। साथ ही साथ वो अपने नेटवर्क की कमियां जैसे कॉल ड्रॉप और स्लो इंटरनेट स्पीड को जल्द से जल्द दूर करने में लग गया है, ताकि मार्च में जब पेइंग कस्टमर्स आए उनको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जियो ने अपने 2,50,000 किलोमीटर में फैले फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। अगर हम दूसरे 2-3 ऑपरेटर्स को कंबाइन भी कर देना तो भी ये उनसे डबल में इन्वेस्टमेंट बैठती है। मेरे नज़र में रिलायंस जियो का सक्सेस स्ट्रैटेजी है, पहला, अट्रैक्टिव डिस्काउंट देकर मार्केट में प्राइस कम करो। दूसरा, इतना सस्ते में अपना प्लान्स प्रोवाइड करो
कि सब जियो को स्विच करने पे मजबूर हो जाए। तीसरा, फाइबर नेटवर्क के बदौलत सबको अनलिमिटेड स्पीड का मजा चखवाओ। चौथा, अपने सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाओ। और पांचवा, अपने लार्ज यूजर बेस से अपने इन्वेस्टमेंट को 1 या 2 साल में वापस ले लो। दोस्तों, आज हमें ऐसी ही कंपनीज चाहिए जो कि इतने बड़े तौर पर स्टेप उठाए। अगर मुझे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि मुकेश अंबानी ही ऐसे शख्स थे जो ऐसे मूव्स उठा सकते थे जिससे कंज्यूमर्स और कंपनी दोनों को लॉन्ग रन में फायदा हो। Thanks for watching my video. Please subscribe to my channel if you really like my video.